हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं पावर वायरिंग का एस्टिमेशन। ठीक, ईडीडी सेकंड में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं पावर वायरिंग का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। ठीक, तो उससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट हमने क्या है रूल्स वगैरह पढ़े थे और कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक, पावर वायरिंग के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा इसमें है कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर। मोटर के लिए कैलकुलेशन, करंट की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है। ठीक है, ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटर के लिए करंट की गणना या कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर्स। मोटरों के नेम प्लेट पर उसकी आउटपुट पावर का मान उसकी रेटेड वोल्टेज तथा रेटेड स्पीड पर दिया होता है। ठीक है, ठीक, रेटेड वोल्टेज और रेटेड स्पीड पर उसकी आउटपुट पावर का मान दिया रहता है उसकी नेम प्लेट पर। ठीक, मोटर की करंट जानने का अर्थ होता है उसकी इनपुट करंट जानना। ठीक है, अगर हम मोटर की करंट निकालना है तो इसका अर्थ होता है कि जो हम इनपुट में उसको दे रहे हैं इनपुट करंट जानना, और इसके लिए आवश्यक होती है कि मोटर की इनपुट पावर जानने की। ठीक, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें मोटर की इनपुट पावर पता हो, तभी हम उसकी करंट निकाल सकते हैं। ठीक, ज्ञात आउटपुट पावर वाली एसी मोटर के लिए उसकी इफ़िशियंसी के अतिरिक्त उसका पावर फैक्टर जानना भी आवश्यक होता है। ठीक, भाई नेम प्लेट लगी रहती है मोटर पर, ठीक, हम सबको पता है। तो उस प्लेट में क्या है उसकी पावर, ठीक है, उसकी रेटेड वोल्टेज और स्पीड वगैरह सब दे रखी होती है। ठीक, तो पावर क्या होती है, आउटपुट पावर दे रखी होती है। ठीक, तो क्या ज्ञात आउटपुट पावर वाली एसी मोटर के लिए उसकी इफ़िशियंसी के अतिरिक्त उसका पावर फैक्टर जानना भी आवश्यक होता है। ठीक, क्योंकि हमें, ठीक है, अगर हमें इफ़िशियंसी और उसका पावर फैक्टर पता चल जाएगा तो हम क्या, हमारा क्या होता है P = BI cos phi, ये पावर होती है ना। ठीक है, रियल पावर। तो मान लो ये हमारी क्या है, आउटपुट पावर है। ठीक, आउटपुट पावर हमें पता है। ठीक है, हमें क्या आउटपुट पावर के अतिरिक्त उसकी आउटपुट पावर तो हमें पता रहती है। ठीक, अब हमें इनपुट पावर निकालना, तो हमें एफिशिएंसी पता होना चाहिए उसकी और उसका पावर फैक्टर दोनों पता होना चाहिए। ठीक, तभी इसकी इनपुट पावर तथा उसके आधार पर उसकी इनपुट करंट, आउटपुट पावर जानी जा सकती है। ठीक, विभिन्न मोटरों के लिए एफिशिएंसी व पावर फैक्टर का मान सारणी 8.1 में समानता निम्न प्रकार दिया जाता है। ठीक है, तो क्या अगर हमें एफिशिएंसी उसकी और पावर फैक्टर पता चल जाए तो हम क्या उससे इनपुट पावर, क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर, तो उससे हम इनपुट पावर निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हमें पावर फैक्टर अगर पता है, भाई पावर फैक्टर अगर हमें पता है तो हम क्या उसकी करंट निकाल सकते हैं, ये करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें पावर फैक्टर पता है, और वोल्टेज तो हमें पता ही होगा, और पावर हम निकाल लेंगे, इनपुट पावर निकाल लेंगे अगर एफिशिएंसी हमें पता होगी। ठीक, तो आउटपुट पावर दे रखी होती है। ठीक है, तो हम उससे करंट निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ पे क्या है, देखो विभिन्न रेटिंग की मोटरों के लिए अलग अलग एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का मान दे रखा है ये सारणी में। ठीक, तो इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं। जैसे 1 HP से कम की मोटर है उसके लिए एफिशिएंसी इतनी होती है। ठीक, और उसका पावर फैक्टर इतना होता है। ऐसे एक HP व 2.5 HP के बीच की जो मोटर होती है उनकी एफिशिएंसी इतनी होती है, पावर फैक्टर इतना होता है। ऐसे ही 2.5 HP से HP व 5 HP के बीच की मोटरों की एफिशिएंसी इतनी और पावर फैक्टर इतना होता है। ठीक है, तो देखो रेटिंग बढ़ रही है तो एफिशिएंसी और पावर फैक्टर भी बढ़ रहा है। ठीक, 5 HP से 20 HP के बीच की मोटरों की रेटिंग इतनी, वो एफिशिएंसी इतनी होती है और पावर फैक्टर इतना होता है। इसी प्रकार 20 HP से अधिक की मोटर होती है उनकी एफिशिएंसी इतनी होती है, पावर फैक्टर इतना होता है। तो हम क्या, वो इनकी आउटपुट जो पावर होती है वह इनकी नेम प्लेट पर दे ही रखी होती है। ठीक, और वोल्टेज और इनकी रेटेड स्पीड भी दे रखी होती है। तो हम एफिशिएंसी, मान लो हमारी कोई 1 HP से कम की मोटर है तो उसकी नेम प्लेट पर उसकी आउटपुट दे रखी है, उसका रेटेड वोल्टेज और उसकी रेटेड स्पीड दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इस सारणी से, इस टेबल से उसकी इफ़िशिएंसी इतनी ले लेंगे, 0.5 से इसके बीच ले लेंगे और उसका पावर फैक्टर 0.6 लेंगे। तो हम क्या करेंगे, करंट का मान, इनपुट पावर का मान निकाल लेंगे, और फिर इनपुट पावर निकालने के बाद उससे हम करंट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से। यदि
किसी मोटर के लिए बी वोल्टेज पर आउटपुट एक्स हॉर्स पावर, तो इफिशियंसी ईटा व पावर फैक्टर कॉस पाई वाली उक्त मोटर के लिए क्यू इक्वल टू एक्स एच पी। ठीक है, तो एच पी को हम वाट में बदलेंगे तो 735.5 वाट, एक्स की गुणा कर दी हमने 735.5 वाट से। ठीक है, तो ये वाट में आ गया, 735.5 से गुणा कर दी तो ये एच पी हमारा वाट में बदल गया। ठीक है, तो आउटपुट पावर क्यू इक्वल टू इतने वाट। तो इनपुट पावर कैसे निकलेगी, आउटपुट अपॉन इफिशियंसी, आउटपुट अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, डीसी मोटर के लिए इनपुट क्या होगी, आई इक्वल टू, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है डीसी मोटर के लिए, पी इक्वल टू बी इंटू आई। ठीक है, तो आई यहाँ जाएगा, बी नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सिंगल फेज मोटर के लिए ये हो जाएगा करंट का फॉर्मूला। ठीक, और 3 फेज मोटर के लिए √3 से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हम करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5 HP 220 वोल्ट डीसी मोटर की फुल लोड करंट की गणना कीजिए जबकि उसकी इफिशियंसी इतनी है। ठीक, तो हमने क्या करा, इसको HP को पहले वाट में बदल लिया। ठीक, और बी हमें दे रखा है और इफिशियंसी इतनी दे रखी है, तो हम जानते हैं Q इक्वल टू V इंटू आई होता है आउटपुट पावर। ठीक, और इफिशियंसी क्या होगी, आउटपुट Q अपॉन इनपुट पावर। ठीक है, ठीक, तो भाई हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है ना, तो इफिशियंसी इक्वल टू, तो इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, ऐसा निकाल लेंगे ना। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू आई। तो यहाँ देखो बी इंटू आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन बी इंटू इफिशियंसी। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। ठीक, मान, तो इस फॉर्मूले से हम करंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम करंट की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केबल की माप ज्ञात करना। ठीक, उसके बाद केबल की माप, सबसे पहले क्या करते हैं, करंट की गणना करते हैं मोटर की, उसके बाद केबल की माप ज्ञात करते हैं। ठीक, केबल की माप ज्ञात करना। ठीक, यद्यपि इलेक्ट्रिकल मोटरें स्टार्टिंग के समय अपनी फुल लोड करंट का 5 से 8 गुना तक अधिक इलेक्ट्रिक करंट लेती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के समय क्या होती है, फुल लोड करंट से 5 से 8 गुना तक करंट लेती हैं मोटरें। तथापि स्टार्टिंग का यह समय इतना कम होता है कि केबल की माप ज्ञात करते समय यह मान समानता 1.5 गुना ले लेना इसके लिए पर्याप्त होता है। ठीक, क्या स्टार्टिंग समय इतना कम होता है कि 5 से 8 गुना ना लेकर स्टार्टिंग करंट का मान हम 1.5 गुना ले लेते हैं, फुल लोड का 1.5 गुना ले लेते हैं स्टार्टिंग करंट। ठीक है, केबल की माप इसी आधार पर ज्ञात की जाती है। विभिन्न कोर संख्या व करोड़ माप के लिए उपलब्ध सारणी के आधार पर केबल की माप निर्धारित कर ली जाती है। पावर वायरिंग में 2.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर तथा 3/0.915 mm कॉपर कंडक्टर से कम माप के केबल उपयोग में नहीं लाए जाने चाहिए। ठीक है, IS के अनुसार निश्चित ग्राउंड टेम्परेचर, वायुमंडलीय ताप, अधिकतम कंडक्टर ताप, मृदा ताप कंडक्टिविटी व स्थापन गहराई पर एल्युमिनियम कंडक्टर PVC इंसुलेटेड, PVC कोशिश कवर युक्त या कवर रहित केबल की विभिन्न मापों के लिए निर्धारित करंट की सारणी निम्न प्रकार है। ठीक है, निम्नलिखित करंट रेटिंग निम्न एजम्पशंस पर आधारित है। ठीक है, इन एजम्पशंस पर आधारित है। ग्राउंड टेम्परेचर इतना माना, वायुमंडलीय ताप इतना माना, कंडक्टर का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना माना, जो सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी उसको इतना माना, और डेप्थ ऑफ लाइंग मतलब स्थापन की गहराई को इतना माना गया। ठीक, उसके आधार पर करंट की रेटिंग बताई गई है। ये करंट की रेटिंग दी गई है। ठीक है, ये सारणी दे रखी सारी पूरी। ठीक, तो इस सारणी को हमें देखना होगा, तो इससे हम करंट की मान, वो करंट की रेटिंग के अनुसार
केबल की माप निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुख्य स्विचों की रेटिंग, जो मेन स्विच होते हैं उनकी रेटिंग। मुख्य स्विच की रेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितनी करंट मान पर कार्यरत होना है। ठीक है, जो मुख्य स्विच होते हैं उनकी रेटिंग इस बात पर निर्भर करती है कि उनसे कितनी उनको जो हम यूज़ कर रहे हैं कितनी करंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले लगने वाले मेन स्विच सर्किट में सबसे अधिक कैपेसिटी वाली मोटर की फुल लोड करंट का 1.5 गुना बस साथ ही सर्किट में लगी अन्य मोटरों की फुल लोड करंट पर कार्यरत होने वाला होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से पहले लगने वाले मेन स्विच सर्किट में सबसे अधिक कैपेसिटी वाली मोटर की फुल लोड करंट का 1.5 गुना, जो उससे उसकी जो रेटिंग ली जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उससे पहले लगने वाले जो मेन स्विच हैं उनकी जो कैपेसिटी हम लेंगे ना, उनकी कैपेसिटी कैसे, उनकी रेटिंग ऐसे लेंगे कि जो हमारी सबसे अधिक कैपेसिटी वाली मोटर है उसकी जो फुल लोड करंट है उसके 1.5 गुना उसकी रेटिंग लेंगे। ठीक है, बस साथ ही सर्किट में लगे अन्य मोटरों की फुल लोड करंट पर कार्यरत होने वाला होना चाहिए। ठीक, अकेली मोटर के लिए उसे उस मोटर की फुल लोड करंट का लगभग 1.5 गुना करंट कैपेसिटी तथा सिस्टम वोल्टेज पर आधारित वोल्टेज कैपेसिटी वाला होना चाहिए। ठीक, अगर एक ही मोटर यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, जो स्विच की रेटिंग होगी ना वह हमारी उस मोटर की फुल लोड करंट की 1.5 गुना होगी। ठीक है, बस सिस्टम वोल्टेज पर आधारित वोल्टेज कैपेसिटी वाला होना चाहिए। ठीक, सिस्टम वोल्टेज है वो ऐसा होना चाहिए कि वह सिस्टम वोल्टेज को आसानी से झेल सके, उसकी वोल्टेज रेटिंग ऐसी होनी चाहिए। मेन स्विच की माप पावर वायरिंग के लिए 15 एम्पियर से कम करंट की नहीं हो सकती। ठीक है, जो मेन स्विच की माप है पावर वायरिंग के लिए 15 एम्पियर से कम करंट माप की नहीं हो सकती। ठीक है, तो मिनिमम 15 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की रेटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की माप व विशेषताएं सर्किटों की संख्या, सिस्टम वोल्टेज व सर्वाधिक करंट वाले सर्किट की करंट पर आधारित होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड पावर वायरिंग के लिए 15 एम्पियर से कम करंट के मान का नहीं हो सकता। ठीक, अब ये कंड्यूट का साइज़, कंड्यूट 3 मीटर से 5 मीटर तक की लंबाई में उपलब्ध होती है। ठीक, तो यहाँ पे सारी क्या, यहाँ पे कंड्यूट का माप भी दिखाया गया। ठीक है, कंड्यूट का साइज़ भी दिखाया अलग अलग वोल्टेज के लिए। ठीक, सारणी में। नेक्स्ट है स्टार्टर। अब मोटर के स्टार्टर की भी ज़रूरत होगी, तो स्टार्टर की रेटिंग व प्रकार, उनके टाइप और उनकी रेटिंग। ठीक है, सामान्यतः 2 HP तक की मोटरों के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, 15 HP तक की मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर तथा उससे बड़ी क्षमता वाली मोटरों के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर ही सामान्यतः उपयोग होते हैं। ठीक है, जो स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर है उनके लिए हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर उपयोग करते हैं। स्टार्टरों की माप मोटरों की फुल लोड करंट पर आधारित होती है और मोटरों की आउटपुट पावर के अनुसार निर्धारित की जाती है। ठीक, हम नेक्स्ट है फ्यूज की माप। ठीक है, साइज ऑफ फ्यूज़। मोटर सर्किट में लगा फ्यूज इस माप का होना चाहिए कि वह मोटर की स्टार्टिंग करंट पर ना गले। ठीक है, इस माप का होना चाहिए कि मोटर जब स्टार्ट हो रही है तो उसकी स्टार्टिंग करंट का ना गले, जिसके लिए आवश्यक है कि वह फुल लोड करंट का 1.5 गुना लगभग सहन कर सके। ठीक है, तो फ्यूज ऐसा होना चाहिए कि वो फुल लोड, जो मोटर की फुल लोड करंट है उसकी 1.5 गुना करंट सहन कर सके। ठीक है, उस पर गले ना वह, परंतु किसी भी परिस्थिति में यह केबल की करंट कैपेसिटी से दुगने से अधिक माप का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो फ्यूज है वह कभी भी केबल की जो करंट कैपेसिटी है उससे दुगनी माप का नहीं होना चाहिए। ठीक, दुगनी माप से अधिक का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम केबल की करंट कैपेसिटी से दुगनी माप का हो सकता है फ्यूज, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लाइन फैन सर्किट व
डोमेस्टिक पावर सर्किट की डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था लाइट फैन सर्किटों अथवा घरेलू पावर सर्किटों की डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था की भांति ही मोटरों को दी जाने वाली डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स व्यवस्था भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग अनिवार्य रूप से होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसकी इलेक्ट्रिकल सोर्स व्यवस्था में भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग होता है, मोटर में भी। ठीक है, सप्लायर द्वारा प्रस्तुत सप्लाई मीटर के बाद एक मेन स्विच में व्यवस्थित होती है और इसके बाद आवश्यक सर्किट संख्या के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था होती है। मोटरों के लिए की जाने वाली इस डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग सर्किटों की संख्या होती है। किसी सर्किट में लगभग लगाया जाने वाला फ्यूज, कंडक्टर आदि उस सर्किट पर स्थित मोटर की रेटिंग पर निर्भर करता है। एक 4 मोटर वाली पावर सोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चित्र 1 में दिखाया गया है। ठीक है, ये दिखाया गया है। ठीक, मल्टी लाइन डायग्राम है, ये सिंगल लाइन डायग्राम है। ठीक, नेक्स्ट है मोटरों के लिए पावर सर्किट इंस्टॉलेशन। ठीक है, मोटरों के लिए पावर सर्किट इंस्टॉलेशन आप कैसे करेंगे। ठीक, मोटरों का वायरिंग 3 कोर केबल अथवा कंड्यूट से ले जाए गए एक सिंगल कोर केबलों के कनेक्शन द्वारा किया जाता है। ठीक, जो मोटर की वायरिंग है 3 कोर केबल अथवा कंड्यूट से ले जाए गए एक सिंगल कोर केबलों के कनेक्शन द्वारा किया जाता है। कनेक्शन की सुविधा के लिए मोटर स्विच तथा स्टार्टर के बीच तथा मोटर टर्मिनल पर कनेक्शन के लिए प्रयुक्त केबलों को फ्लेक्सिबल कंड्यूट द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार मोटर के लिए पावर कनेक्शन निम्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत किया जाता है। पहला, मुख्य स्विच व डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। ठीक है, मुख्य स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है फर्श से। मोटर हेतु मोटर के निकट दीवार या स्टैंड बनाकर मोटर का स्विच या स्टार्टर स्थापित किया जाता है। ठीक है, मोटर के लिए मोटर के पास दीवार पर या स्टैंड बनाकर मोटर का स्विच व स्टार्टर स्थापित किया जाता है, जिसकी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर होती है। ठीक है, मोटर को दीवार से कम 70 सेंटीमीटर हटाकर निर्मित नींव पर स्थापित किया जाता है। कोई दीवार है, ठीक, मान लो ये दीवार है, ठीक, ये दीवार है, तो इस दीवार से 70 मीटर हटा के मोटर को, ठीक है, 70 सेंटीमीटर मतलब 0.70 सेंटीमीटर मीटर हटाकर निर्मित नींव पर स्थापित किया जाता है, जिसकी फर्श से प्रभावी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। ठीक है, फर्श से प्रभावी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से 20 से 50 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। वायरिंग 3 कोर केबल या कंड्यूट द्वारा ले जाए गए एक कोर केबलों द्वारा किया जाता है। ये वायरिंग 3 कोर केबल या कंड्यूट द्वारा ले जाए गए एक कोर केबलों द्वारा किया जाता है, जिन्हें या तो अंडरग्राउंड ट्रंच से ले जाया जाता है, जिसकी गहराई लगभग 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, अथवा दीवार पर से ले जाया जाता है, जिसकी ऊंचाई मुख्य स्विच के कुछ ऊपर की ऊंचाई से लेकर स्थिति अनुसार 4 मीटर तक की ऊंचाई से ले जाया जाता है। ठीक, मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच फ्लेक्सिबल कंड्यूट द्वारा ले जाए गए सिंगल फेज केबलों द्वारा किया जाता है। ठीक है, मोटर स्विच व स्टार्टर के बीच कनेक्शन फ्लेक्सिबल कंड्यूट द्वारा ले जाए गए सिंगल फेज केबल द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें हमें याद रखना है। ठीक, इसी वजह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, MCQs बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर स्टार्टर मोटर के बीच कनेक्शन कंड्यूट द्वारा ले जाए गए 3 कोर केबल या सिंगल कोर केबलों से किया जाता है, जिसे समांतर दीवार से मोटर तक कंड्यूट द्वारा फर्श के अंदर से लगभग क्या है जिसे समांतर दीवार से मोटर तक कंड्यूट द्वारा फर्श के अंदर से अंडरग्राउंड लगभग 20 सेंटीमीटर गहराई से ले जाया जाता है। मोटर के टर्मिनलों तथा केबलों को सोनम्य कंड्यूट से ले जाया जाता है, जिसकी मोटर टर्मिनल से अधिकतम लंबाई 1.2 मीटर होती है। ठीक, इस तरीके से ले जाया जाता है और ये सब
फिर सूची दे रखी है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो इस तरीके से ले जाया जाता है। ये है ना, ये देखो 20 सेंटीमीटर गहराई यहाँ तक आया, स्टार्टर के बाद यहाँ तक कंडक्ट आई, फिर ज़मीन में 20 सेंटीमीटर गहराई में ले जाएंगे, फिर उसके बाद फिर मोटर को दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होती है, 20 सेंटीमीटर गहराई से ले जाया जाता है इस तरीके से, ठीक, ये बताया गया उसमें, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके कल हम लोग MCQs देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।